प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास में जनपद और महाजनपद के बारे में जितना पढ़े थे उसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने आपको जनपद और महाजनपद की जानकारी दी थी। जो 16 महाजनपद हैं और उनमें जो 4 प्रमुख महाजनपद हैं उनके बारे में भी बताया गया था। तो आज हम लोग इस पाठ में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपको बताया गया था कि जो वैदिक कालखंड में, इसके उत्तरोत्तर जो कालखंड है, उसी कालखंड में जनपदों का उदय हुआ और ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। धीरे धीरे ये जो राज्य थे अपना जब विस्तार किए तो महाजनपद में बदल गए। और जो महाजनपद थे उनमें कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें प्रमुख कौशल, वत्स, अवंती और मगध के महाजनपदों का समावेश होता है। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद अर्थात जो पार्षद होते थे, सदस्य, वे विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे और जहाँ पर विचार विमर्श किया जाता था उस सभागार को संथागार कहते थे। बच्चों, प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। जैसे राज्य में हम लोग अभी हमारा देश है तो हमारे देश में हमारे देश का सिक्का चलता है, वैसे ही उस समय राज्यों के भी अपने सिक्के होते थे। और जब कुछ जनपद धीरे धीरे बलशाली बन गए तो भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ और उसे महाजनपद कहा जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको 4 प्रमुख महाजनपदों के बारे में बताया। 16 महाजनपद हुए थे उस समय। उनके आज के जो नाम हैं, काशी को बनारस, कौशल अर्थात लखनऊ आज का, मल्ल गोरखपुर, वत्स इलाहाबाद, चेद कानपुर, कुरु दिल्ली, पांचाल रुहेलखंड, मत्स्य जयपुर, सूरसेन मथुरा, अश्मक ये औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, अंग चंपा पूर्व बिहार, मगध दक्षिण बिहार, वृजी वज्जी उत्तर बिहार, गांधार पेशावर, काम्बोज गांधार के समीप। तो जो 4 प्रमुख राज्य थे, जिसमें हमने अभी बताया आपको कि कौशल, वत्स, अवंती, मगध ये महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली थे। मगध साम्राज्य का उदय। बच्चों, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने अनेक गणराज्यों को जीत लिया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासन में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगत अर्थात परिषद हुई। तो बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद जो है वो राजगृह नामक स्थान पर हुई। बच्चों, ध्यान में रखना। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटिलग्राम की नींव रखी गई। यही पाटिलग्राम कालांतर में पाटिलपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पाटिलपुर वर्तमान शहर पटना शहर के परिसर में होना चाहिए।
उसी को कहा जाता है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। अजातशत्रु के पश्चात मगध में के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग विख्यात राजा था। उसने अवंती, कौशल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया। मगध साम्राज्य के नंद राजा। ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्ताधीन थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके पास थल सेना, अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना, इस प्रकार चतुरंगणी सेना थी। बच्चों, 4 प्रकार से सुसज्जित सेना को चतुरंगणी सेना कहते हैं। तो चतुरंगणी सेना में कौन कौन सी सेना थी? थल सेना यानी पैदल चलने वाली सेना जो लड़ाई करती थी पैदल चल के। अश्व सेना यानी घोड़े पे जो सवार होते थे। रथ सेना अर्थात जो रथ पे आरूढ़ हुआ करते थे। और गज सेना अर्थात जो हाथियों पे चढ़ के युद्ध के मैदान में जाते थे। तो इस प्रकार से पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सवार 4 प्रकार की जो सेना थी, इसको हम चतुरंगणी सेना कहते हैं। और ये नंद राजाओं के काल में ही माप तौल की प्रामाणिक प्रणाली प्रारंभ हुई। जो हम लोग अंदाज से लेन देन करते थे वो समाप्त धीरे धीरे होने लगा। और प्रामाणिक प्रणाली जो है जिसमें न कम हो न ज़्यादा, वो उसका प्रारंभ इसी समय से हुआ, नंद वंश से। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। धनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बच्चों, अगले पाठ में हम लोग मौर्य साम्राज्य के उदित कालखंड में उन विदेशी आक्रमणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर हुए थे, और मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग आज इन जो हम प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू।